आईपीओ अप्लाई करना आता है आपको? यूपीआई मैंडेट, कट ऑफ प्राइस, अलॉटमेंट, सब पता है? अच्छा, लेकिन अगर मैं पूछूं आईपीओ प्राइस कौन डिसाइड करता है और लिस्टिंग प्राइस कौन? यही 90% लोग फेल हो जाते हैं। आईपीओ प्राइस कंपनी डिसाइड करती है और लिस्टिंग प्राइस मार्केट डिसाइड करती है। कंपनी सिर्फ इतना बोल सकती है, मैं अपने शेयर्स इस रेंज में बेचना चाहती हूँ, लेकिन जब शेयर्स एक्सचेंज पर लिस्ट होते हैं वहां कंपनी का कंट्रोल खत्म। उस मोमेंट से एक ही चीज का रूल चलता है, डिमांड और सप्लाई, और यहीं से गेम बदल जाता है। अगर डिमांड ज्यादा है तो लिस्टिंग प्रीमियम पर होती है, और अगर डिमांड कम है फिर चाहे कंपनी कितनी भी फेमस हो, लिस्टिंग लॉस में ही होता है। इसीलिए आईपीओ सक्सेस का फॉर्मूला ब्रांड हाइप ये नहीं होते, फॉर्मूला होता है प्राइसिंग प्लस डिमांड एक्सपेक्टेशंस। और जब आप ये डिफरेंस नहीं समझते हैं तो आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते हैं, आप गेस कर रहे होते हैं। आज के लेक्चर में हम इस गेसिंग को खत्म करेंगे और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि फेस वैल्यू क्या होती है, इशू प्राइस कैसे बनती है, और लिस्टिंग डे पर पैसा क्यों बनता है या क्यों डूबता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया के इस बड़े से आईपीओ मार्केट को समझने की एक छोटी सी जर्नी। पहले एक क्विक रिविजन हो जाए। लेक्चर 1 में हमने सीखा था कि प्राइमरी मार्केट में कंपनी डायरेक्टली शेयर्स बेचती है और पैसा कंपनी को जाता है। सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर्स आपस में शेयर्स खरीदते और बेचते हैं, जिसमें कंपनी को पैसा नहीं जाता है, नहीं देना पड़ता है। आज हम इस प्राइमरी मार्केट को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले प्राइमरी मार्केट का सबसे बड़ा इवेंट होता है आईपीओ। अगर उस आईपीओ को आपने समझ लिया यानी प्राइमरी मार्केट के आधे मार्केट को समझ लिया। वैसे सबसे पहले ये बताइए कि आईपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स बेचती है उसे कहते हैं आईपीओ। बेचती है मतलब मान लो आपकी एक प्राइवेट कंपनी है, आप, आपके पार्टनर्स और अर्ली इन्वेस्टर्स, आप सब ओनर्स हैं। अब आप ग्रो करना चाहते हैं, 500 करोड़ रुपए चाहिए आपकी कंपनी को ग्रो करने के लिए। तो आप लोगों ने डिसाइड किया कि हम अपनी कंपनी के शेयर्स बेच देंगे और उससे पैसा ले लेंगे। सो जब ये शेयर्स आप पब्लिकली बेचते हो तो कंपनी प्राइवेट से पब्लिक बन जाती है। आईपीओ का मतलब है कंपनी का स्टॉक मार्केट में एंट्री। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में समझें तो मान लो कि हम केक बनाने का प्रोसीजर शुरू करते हैं। आइडिया था पहले कुछ दो लोगों का, उन्होंने इस आइडिया किया, उसके लिए उन्हें पैसे चाहिए थे, तो उन्होंने अपने कुछ फ्रेंड से पूछा, उन्होंने उसे इन्वेस्ट किया उस केक बनाने के प्रोसीजर में, और केक बनना शुरू हुआ। केक की फर्स्ट लेयर बनी, सेकेंड लेयर बनी, अच्छा बनने लगा केक, लोगों को यकीन होने लगा कि हाँ ये केक फाइनली टेस्टी बनेगा। लेकिन इसके लिए अब और पैसे चाहिए थे। अब और पैसे कहाँ से लाएं? जो पहले के कुछ लोग थे जितना वो पैसा देना चाहते थे दे दिया, अब और ज्यादा पैसों की जरूरत है जो वो प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम बाहर के लोगों से पैसा मांगते हैं। लेकिन कंडीशन ये थी कि जब वो बाहर के लोगों से पैसा मांगने जाएंगे तो उन्हें इस केक के पोर्शन में से उन्हें भी देना पड़ेगा, यानी केक का कुछ शेयर उन इन्वेस्टर्स को भी देना पड़ेगा। अब तक इस केक के ओनर सिर्फ 3 लोग थे, यानी फाइनली जब केक बन के तैयार होगा तो इन तीनों में बटेगा। लेकिन अब जब पैसा बाहर से आ रहा है तो वो लोग भी इस केक में शेयर मांगेंगे। तो वो रेडी हो गए कि अब तक जो हम तीनों के बीच में बट रहा था वो हिस्सा हम बाहर के लोगों को बेच के उसके बदले हम पैसा ले लेते हैं, और हमारे केक के लिए जो ग्रो करने के लिए चीज़ें चाहिए वो हम करते हैं। सेम गोज विद द कंपनी। स्टार्टिंग कुछ लोग करते हैं, लेकिन जब उसने ग्रो करने के लिए और पैसा चाहिए होता है तो वो पब्लिक के पास जाते हैं और पब्लिक उसके बदले उस कंपनी का शेयर लेती है, ओनरशिप लेती है। अब समझते हैं कि कंपनीज ये आईपीओ करती क्यों है। इसके 3 मेन रीजंस होते हैं। सबसे पहला होता है पैसे रेज करना। क्यों? बिजनेस को एक्सपेंड करना है, डेट चुकाना है, कुछ नए प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए। सेकेंड रीजन है लिक्विडिटी देना। अर्ली इन्वेस्टर्स और प्रमोटर्स अपने शेयर बेच सकते हैं। थर्ड इज ब्रांड वैल्यू। लिस्टेड कंपनी होने से क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, एक ट्रस्ट बढ़ता है, एक विजिबिलिटी बढ़ती है। 2025 में इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 108 आईपीओ आए थे जिससे करोड़ों में पैसा रेज हुआ था। लेकिन आईपीओ सिर्फ पैसा रेज करने का तरीका नहीं है, ये कंपनी के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ बिगनर्स को सबसे पहली कंफ्यूजन क्लियर करते हैं कि ये फेस वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू को नॉमिनल वैल्यू, पार वैल्यू भी कहते हैं। फेस वैल्यू वो वैल्यू होती है जो कंपनी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करती है। ये एक अकाउंटिंग एंट्री है या कहें तो एक टेक्निकल नंबर है। फॉर एन एग्जाम्पल, रिलायंस का फेस वैल्यू है 10 रुपीज़,
TCS का फेस वैल्यू है 1 रुपीज़ और इन्फोसिस का फेस वैल्यू है 5 रुपीज़, लेकिन मार्केट में इनकी आज की वैल्यू इनसे कहीं गुना ज़्यादा है। अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो जैसे आपके पैसे के नोट के ऊपर कोई भी अमाउंट प्रिंटेड होता है वो उसकी फेस वैल्यू होती है। जैसे 10 का नोट है तो उसके ऊपर 10 रुपीज़ लिखा है, वो उसकी फेस वैल्यू है, राइट। लेकिन अगर उस 10 रुपीज़ के नोट में कुछ स्पेशल नंबर्स हैं या कुछ स्पेशलिटी है तो उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। सेम गोज विद द कंपनी। कंपनी की फेस वैल्यू एक फिक्स अमाउंट रहती है, लेकिन अगर उसमें कुछ स्पेशलिटी है, वो अच्छी कंपनी है, वो ग्रो कर रही है तो उसकी मार्केट वैल्यू वैसे ही बढ़ जाती है। लेकिन फेस वैल्यू का मार्केट प्राइस से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता। फेस वैल्यू सिर्फ कंपनी के रिकॉर्ड्स के लिए होती है, डिविडेंड्स कैलकुलेट करने के लिए यूज होती है, लेकिन ट्रेडिंग के लिए ये इररिलेवेंट है। बिगनर्स कहते हैं कि फेस वैल्यू 10 रुपये है और मार्केट वैल्यू 1000 रुपये है, इतना ज़्यादा, इसका मतलब कंपनी अच्छी ही होगी। ये लॉजिक बिल्कुल गलत है। फेस वैल्यू और मार्केट प्राइस को कंपेयर मत करो। फेस वैल्यू एक स्टार्टिंग पॉइंट थी जब कंपनी बनी थी, मार्केट प्राइस कंपनी की आज की वैल्यू है। सो इन दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं है। अब आते हैं आईपीओ में बिगनर्स 4 मेन गलतियां क्या करते हैं। ये गलतियां बहुत कॉस्टली होती हैं। सबसे पहली, हाइप देखकर अप्लाई करना। 2025 में ऐसे काफी सारे आईपीओस थे जो ओवर सब्सक्राइब थे, मैसिव ओवर सब्सक्रिप्शन था। लोगों ने सोचा इतना सब्सक्रिप्शन है, लिस्टिंग तो अच्छी ही होगी। लिस्टिंग लॉस पर हुई। रिसेंट में ही हमने एग्जाम्पल देखा लेंसकार्ट का। हाई सब्सक्रिप्शन मतलब सक्सेस गारंटी नहीं होती। सब्सक्रिप्शन हाई है लेकिन फंडामेंटल्स नहीं। सेकेंड, लिस्टिंग गेन को गारंटीड मान लेना। टाटा कैपिटल इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ रेस किया। टाटा का नाम स्ट्रॉन्ग ब्रांड है। लिस्टिंग गेन कितना आया? सिर्फ 1%। बिग नेम डजंट मीन बिग गेन्स। और थर्ड सबसे बड़ी मिस्टेक कि कंपनी के फंडामेंटल्स को इग्नोर करना। अब आते हैं आईपीओ में सबसे इंपॉर्टेंट नंबर पर, इशू प्राइस। इशू प्राइस वो प्राइस होती है जिस पर कंपनी आईपीओ में शेयर्स बेचती है। इसको आईपीओ प्राइस भी कहते हैं। अगर कोई कंपनी आईपीओ ला रही है और उसकी इशू प्राइस 250 रुपीज़ है तो आप 250 पर शेयर देकर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन कि ये आईपीओ प्राइस डिसाइड कैसे होती है? ये रैंडमली डिसाइड नहीं होती। कंपनी अपने मर्चेंट बैंकर्स और अंडरराइटर्स के साथ बैठती है और देखती है सबसे पहले कंपनी की वैल्यूएशन, यानी कि कंपनी के असेट्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट, फ्यूचर प्लान्स के बारे में। सेकंड देखती है इंडस्ट्री कंपैरिजन, यानी कि सिमिलर कंपनीज कितने पर ट्रेड कर रही है। थर्ड वो देखती है मार्केट कंडीशंस, बुल मार्केट है या बेयर मार्केट है। फोर्थ वो देखती है कि डिमांड की एक्सपेक्टेशन क्या है, यानी कि इन्वेस्टर्स कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और इन्हीं सब चीज़ों के बाद एक प्राइस रेंज डिसाइड होती है। फॉर एन एग्जाम्पल 240 से 250 ये प्राइस बैंड कहलाता है। रिटेल इन्वेस्टर्स इस रेंज में कहीं भी बिड कर सकते हैं या कट ऑफ प्राइस चूज कर सकते हैं, मतलब ऑटोमेटिकली अपर ब्रांड प्राइस। इशू प्राइस होती है कंपनी और मार्केट की नेगोशिएटेड प्राइस। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर कभी आपने आईपीओ में अप्लाई किया हो तो नोटिस किया है कि हर आईपीओ का मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट 10,000 से 15,000 के बीच ही क्यों होता है? क्या ये सेबी का कोई रूल है या कंपनीज डेलिबरेटली इतना ही रखती है? आंसर सिंपल है, लेकिन लॉजिक उससे भी इंपॉर्टेंट है। लॉट साइज कॉन्सेप्ट। आईपीओ में आप एक शेयर नहीं खरीद सकते हो, आपको एक लॉट खरीदना पड़ता है। लॉट का मतलब होता है एक फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ शेयर्स। मान लो इशू प्राइस 250 पर शेयर है और लॉट का साइज है 60 शेयर्स, तो मिनिमम एप्लीकेशन हो जाता है 60 इंटू 250 विच इज इक्वल टू 15,000 रुपीज। अब ये रेंज क्यों? सेबी ने गाइडलाइंस दी है कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट 10,000 से 15,000 के बीच में ही होना चाहिए। रीजन, स्मॉल इन्वेस्टर्स को एक्सक्लूड नहीं करना, उनका सबसे पहला रीजन। अगर 50,000 मिनिमम होता तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स आईपीओ नहीं कर पाते। और दूसरी बात कि सबसे स्मॉल भी नहीं होना चाहिए, जैसे कि 2,000 3,000 होता तो अलॉटमेंट और ट्रेडिंग कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, आईपीओ में सिर्फ हम रिटेल इन्वेस्टर्स ही इन्वेस्ट नहीं करते हैं, और भी कैटेगरीज के इन्वेस्टर्स होते हैं जो इस आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, जिनका एप्लीकेशन अमाउंट 2 लाख तक का होता है। ये आप और हम जैसे लोग होते हैं जो एक लॉट से मैक्सिमम 13 से 14 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द इशू प्राइस। नेक्स्ट आते हैं हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, जिनका एप्लीकेशन अमाउंट 2 लाख से ज्यादा होता है।
ये बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं और 15+ लॉट्स में अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स आते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। कौन होते हैं ये? म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये लोग करोड़ों में अप्लाई करते हैं। हर कैटेगरी को आईपीओ में एक अलग अलग कोटा मिलता है। रिटेल कोटा सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड होता है, मिनिमम 35%। इसीलिए 10,000 से 15,000 वाली स्ट्रैटेजी रिटेल इन्वेस्टर्स को फेयर चांस देने के लिए है। अब हमने समझ लिया कि फेस वैल्यू और इशू प्राइस क्या होती है, लेकिन एक और प्राइस होती है लिस्टिंग प्राइस। अब ये क्या होती है? अब जब आईपीओ क्लोज होता है, शेयर्स अलॉट होते हैं, फिर क्या होता है? शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होते हैं और जिस प्राइस पर पहली बार ट्रेडिंग शुरू होती है उसे कहते हैं लिस्टिंग प्राइस। यानी कि की पॉइंट क्या है कि लिस्टिंग प्राइस को मार्केट डिसाइड करती है, कंपनी नहीं। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो आईपीओ प्राइस थी 250 और लिस्टिंग डे पर डिमांड बहुत ज्यादा है तो शेयर्स 320 पर ओपन हो सकते हैं। यही अगर डिमांड कम है तो 230 पर भी ओपन हो सकते हैं। लिस्टिंग प्राइस डिसाइड होती है सप्लाई और डिमांड से, यानी कि कितने लोग खरीदना चाहते हैं और कितने लोग बेचना चाहते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो लिस्टिंग प्राइस होती है मार्केट का पहला वर्डिक्ट कि भाई आईपीओ कैसा रहा, लिस्टिंग एट प्रीमियम हुआ है या लिस्टिंग एट डिस्काउंट। अब आते हैं उस टॉपिक पर जहां बिगिनर्स सबसे ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और यहीं सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती हैं। अगर लिस्टिंग प्राइस इशू प्राइस से ज्यादा होती है तो उसे हम कहते हैं लिस्टिंग गेन या प्रीमियम लिस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल 2025 में मीशो का आईपीओ आया, इंडिया का फेमस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जिसकी इशू प्राइस थी 111 रुपीज लेकिन लिस्टिंग हुई 162 रुपीज। ये पहले ही दिन से लिस्टिंग गेन पर था और आज मीशो अपनी इशू प्राइस से ज्यादा पर ट्रेड कर रहा है। ये तब होता है जब कंपनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो, बिजनेस मॉडल क्लियर हो और प्राइसिंग रीजनेबल हो। अच्छी कंपनी सही प्राइसिंग पर लिस्ट होती है तो लिस्टिंग गेन मिलते ही हैं। अब आते हैं लिस्टिंग लॉस पर, लेकिन हर आईपीओ सक्सेस स्टोरी नहीं होती। यहाँ रियलिटी चेक बहुत जरूरी है। अगर लिस्टिंग प्राइस इशू प्राइस से कम होती है तो हम उसे कहते हैं लिस्टिंग लॉस या डिस्काउंट लिस्टिंग। फॉर एन एग्जाम्पल, लेंसकार्ट का आईपीओ आया था थोड़े ही टाइम पहले, एक मेगा आईपीओ था, करोड़ों में पैसे रेज किए गए और इंडिया का एक बिगेस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओ था जिसका इशू प्राइस था 402 रुपीज। ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी इसकी बहुत हाइप थी, लेकिन जब लिस्टिंग हुई तो 395 पर हुई, डिस्काउंट लिस्टिंग, फेमस ब्रांड होने के बावजूद। ऐसा क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर्स ने देखा लेंसकार्ट के प्रॉफिट मोस्टली वन टाइम गेन से आए थे, ऑपरेशनल प्रॉफिट स्ट्रॉन्ग नहीं थे। ब्रांड नेम का ये मतलब नहीं है कि सक्सेस गारंटेड है। इसका मतलब ये है कि आईपीओ गारंटेड प्रॉफिट नहीं होता, लिस्टिंग गेन गारंटेड नहीं होता और लिस्टिंग गेन का मतलब लॉन्ग टर्म सक्सेस भी नहीं होता है। आईपीओ एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, रिसर्च, एनालिसिस, पेशेंस सब होना चाहिए आपके पास। अब बढ़ते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टर्म की तरफ, एफपीओ, जिसका फुल फॉर्म होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। अब अगर कोई कंपनी है जिसके लिमिटेड ओनर्स थे और वो पब्लिक से पैसा रेज करना चाहती है, उसने कर लिया, सक्सेसफुल रही, थोड़े साल बाद या कुछ टाइम बाद कह सकते हैं कि उसे और पैसों की जरूरत है, उसे और ग्रो करना है, तो क्या वो दोबारा पब्लिक के पास जा सकती है? आंसर इज यस, जा सकती है। जब वो पहली बार गई थी तो हम कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, लेकिन जब दोबारा जाती है या बाद में बार बार जाती है तो हम उसे कहते हैं एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। कि जब भी कोई कंपनी जो ऑलरेडी लिस्टेड है मार्केट से दोबारा पैसे रेज करती है फ्रेश शेयर्स बेचकर, उसे कहते हैं एफपीओ। आईपीओ मतलब पहली बार पब्लिक ऑफरिंग, एफपीओ मतलब दोबारा पब्लिक ऑफरिंग। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि आईपीओ में कंपनी पहले प्राइवेट थी, उससे पब्लिक बनने जा रही है। एफपीओ में ऑलरेडी कंपनी पहले से ही पब्लिक है। आईपीओ में लिस्टिंग होती है, लेकिन एफपीओ के केस में लिस्टिंग नहीं होती, सीधी ट्रेडिंग शुरू होती है। क्यों? क्योंकि कंपनी पहले से ही ऑलरेडी लिस्टेड है। आईपीओ में प्रमोटर्स यूजुअली मेजॉरिटी स्टेक रखते हैं, लेकिन एफपीओ में प्रमोटर्स की स्टेक डाइल्यूट हो सकती है। आप लोगों ने आईपीओ के बारे में जरूर सुना होगा। क्या आपको पता है कि कोई रिसेंट में ही किसी कंपनी ने एफपीओ लाया है? किसने? अडानी ग्रुप की कुछ कंपनीज ने अभी ही एफपीओ लाया है। लेकिन ये कंपनीज एफपीओ लाती क्यों है? सबसे पहला, इन्हें ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, नए मार्केट्स में जाना है। सेकेंड इज अपना डेट रिड्यूस करना है, लोन्स चुकाने हैं, इंटरेस्ट बर्डन कम करना है। थर्ड आते फंड न्यू प्रोजेक्ट्स, आर एंड डी, एक्विजिशन, कैपेसिटी एक्सपेंशन।
फोर्थ आता है टू इम्प्रूव द प्रमोटर होल्डिंग स्ट्रक्चर, सेबी के कुछ नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए। एफपीओ में भी इशू प्राइस होती है, शेयर्स अलॉट होते हैं, लेकिन लिस्टिंग नहीं होती। क्यों? क्योंकि कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड, इसलिए शेयर्स सीधा ट्रेडिंग करने लगते हैं अलॉटमेंट के बाद में। अब आते हैं एक बोनस टॉपिक में जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ग्रे मार्केट प्रीमियम। शायद आपने नाम भी सुना होगा। आईपीओ ऑफिशियली ओपन होने से पहले कुछ अनऑफिशियल अनलिस्टेड ट्रेडिंग होती है शेयर्स की। जिस प्रीमियम पर वो शेयर्स ट्रेड होते हैं उसे कहते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम। अगर फॉर एन एग्जाम्पल आईपीओ का प्राइस 250 है और ग्रे मार्केट प्रीमियम 80 है, मतलब अनऑफिशियल मार्केट में ट्रेडिंग कितने पर हो रही है? 330 पर। यही एक्सपेक्टेड होता है कि लिस्टिंग प्राइस इतने पर होगी, एक इंडिकेटर होता है। लेंसकार्ट के केस में ये बहुत इंटरेस्टिंग था। इनिशियली जब आईपीओ अनाउंस हुआ था तो ग्रे मार्केट प्रीमियम 100 प्लस था। लोगों को लग रहा था कि लिस्टिंग बहुत स्ट्रांग होगी, लेकिन जैसे जैसे डिटेल रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस डिटेल्स आए, इन्वेस्टर्स ने देखा कि प्रॉफिट्स मोस्टली वन टाइम ऑपरेशनल नहीं है, एक्सपेंशन प्लान्स बहुत रिस्की है। ग्रे मार्केट प्रीमियम क्रैश होना शुरू हो गया। आईपीओ क्लोज होने तक ग्रे मार्केट प्रीमियम ऑलमोस्ट जीरो या नेगेटिव तक आ गया था और फाइनली लिस्टिंग डिस्काउंट में हुई। तो इसीलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम एक इंडिकेटर है, गारंटी नहीं है। ग्रे मार्केट प्रीमियम हाई है तो लिस्टिंग गेन आएगा, ये जरूरी नहीं है। अब ये ग्रे मार्केट प्रीमियम काम कैसे करता है? ग्रे मार्केट इलीगल नहीं है, टेक्निकल है, लेकिन रेगुलेटेड भी नहीं है। ये पीपल्स एक्सपेक्टेशन का थर्मोमीटर है, लेकिन इसको कोई ऑफिशियल स्टेटस नहीं है। ग्रे मार्केट प्रीमियम को आप रेफरेंस की तरह यूज ले सकते हो, रिसर्च के लिए यूज करो, लेकिन डिसीजन सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम पर मत बनाओ। और फोर्थ, एग्जिट स्ट्रैटेजी ना होना। लिस्टिंग गेन मिल गया 5000 पर, लोगों ने होल्ड किया सोचकर कि बढ़ जाएगा, लेकिन 6 महीने बाद लॉस में। सो आईपीओ में एंट्री स्ट्रैटेजी के साथ साथ एग्जिट स्ट्रैटेजी भी होना जरूरी है। लिस्टिंग पर प्रॉफिट बुक करना है कि लॉन्ग टर्म होल्ड करना है, ये सब आपको पहले से डिसाइड करना होता है। तो आज का लेक्चर खत्म होने से पहले एक क्विक रिकैप। आज हमने समझा कि आईपीओ कंपनी का स्टॉक मार्केट में आने का पहला एंट्री है, राइट। 2025 में काफी सारे आईपीओ आए जिससे करोड़ों रुपए रेज किए गए। सेकेंड चीज हमने सीखी कि फेस वैल्यू 1 रुपए 5 रुपए सिर्फ बुक्स के लिए होता है, मार्केट प्राइस से इसका कोई कनेक्शन नहीं होता। थर्ड की इशू प्राइस क्या होती है, जिस प्राइस पर कंपनी अपने शेयर्स बेचती है। वैल्यूएशन, मार्केट कंडीशंस, डिमांड, ये सब देखकर इशू प्राइस डिसाइड होती है। फिर हमने देखा कि लॉट साइज, जो कि 10,000 से 15,000 मिनिमम इन्वेस्ट करना पड़ता है, सेबी गाइडलाइंस फॉर रिटेल पार्टिसिपेशन के हिसाब से। फिर हमने देखा लिस्टिंग प्राइस, मार्केट का पहला वर्डिक्ट, जो कि सप्लाई और डिमांड के हिसाब से डिसाइड होता है, न कि कंपनी उसे डिसाइड करती है। अब लिस्टिंग गेन भी हो सकता है या लिस्टिंग लॉस भी हो सकता है आपको। अगर वो इशू प्राइस से ज्यादा है तो लिस्टिंग एट प्रीमियम है, और अगर इशू प्राइस से कम है तो वो लिस्टिंग लॉस है। जरूरी नहीं है कि बड़ा नाम है, ब्रांडेड नाम है कंपनी का तो लिस्टिंग गेन ही होगा, लिस्टिंग लॉस भी हो सकता है। एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, ऑलरेडी जो कंपनी लिस्टेड है जिसने पहले आईपीओ ला रखा है, वो वापस अगर दोबारा पैसे कम पब्लिक से रेज करने आती है तो हम उसे कहते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। फिर हमने एक बोनस टॉपिक देखा, ग्रे मार्केट प्रीमियम। ये क्या था? ये एक इंडिकेटर होता है, गारंटी नहीं। जैसे कि हम सिर्फ आईपीओ में इन्वेस्ट करना है कि नहीं, एक इंडिकेटर की तरह यूज कर सकते हैं, गारंटी की तरह नहीं। अगर आज का लेक्चर आपके लिए वैल्यूएबल रहा, अगर आपको लगा कि आपने आज बहुत कुछ सीखा, तो मुझे बताइए लाइक और सब्सक्राइब कर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि लेक्चर 3 में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर 3 में हम आईपीओ एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं कि आईपीओ कैसे लगाते हैं, कौन से ऐप बेस्ट है, जीरोधा, ग्रो, एंजल वन, अपस्टॉक्स, यूपीआई मैंडेट क्या होता है, कैसे अप्रूव होता है, कट ऑफ प्राइस वर्सेस कस्टम प्राइस, क्या सेलेक्ट करना चाहिए और क्यों। मतलब नेक्स्ट लेक्चर देखने के बाद आप खुद से कॉन्फिडेंटली आईपीओ में अप्लाई कर सकोगे। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई फियर नहीं, कोई लक बेसिस नहीं, स्टेप बाय स्टेप क्लियरिटी। तो अगर सीरियसली सीखना है, अगर इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बनना है तो अभी सब्सक्राइब करो। सिर्फ तुक्के या लक के भरोसे नहीं, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बनो। और एक रिक्वेस्ट है, अगर ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, कॉलेज ग्रुप्स में। सिर्फ रील्स मत शेयर करो, कुछ इन्फॉर्मेशनल भी शेयर करो। और कमेंट में मुझे जरूर बताना, सबसे पहले क्या कभी आपने आईपीओ में अप्लाई किया है और क्या आपको लिस्टिंग गेन मिला या लिस्टिंग लॉस।
एक्सपीरियंस शेयर करो कमेंट में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। दिस इज पलक सारदा साइनिंग ऑफ।